नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। जब भी भारतीय संविधान में विशेष दर्जे की बात होती है तो दिमाग में क्या आता है? सिर्फ एक ही अनुच्छेद है ना? लेकिन क्या हो अगर ये पूरी कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा हो? आज हम संविधान के उन पन्नों को पलटेंगे जिन पर अक्सर ध्यान नहीं जाता और देखेंगे कि असल में पूरी तस्वीर है क्या। तो चलिए शुरुआत ही उस सवाल से करते हैं जिसका जवाब हम सबको लगता है कि हमें पता है। क्या भारत में विशेष संवैधानिक दर्जा सिर्फ और सिर्फ एक ही राज्य तक सीमित था? ये एक बहुत आम धारणा है, पर क्या ये सच है? आइए देखते हैं कि तथ्य क्या कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सारे प्रावधान संविधान में आखिर आते कहाँ से हैं, इनका आधार क्या है। चलिए पहले इस पूरे फ्रेमवर्क को समझते हैं। तो देखिए, ये सब कुछ लिखा हुआ है संविधान के भाग 21 में, और इसका जो टाइटल है ना, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, वो अपने आप में ही बहुत कुछ कह देता है कि इन प्रावधानों के पीछे की सोच क्या थी। तो चलिए शुरू करते हैं उस नाम से जिसे सब जानते हैं, आर्टिकल 370। ये शायद सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा डिस्कस किया गया उदाहरण है, तो अपनी बात को समझने के लिए ये एक अच्छी स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आर्टिकल 370 के तहत जम्मू और कश्मीर के लिए खास प्रावधान थे। ये थी इसकी ओरिजिनल सिचुएशन। लेकिन, और ये सबसे ज़रूरी बात है, आज की तारीख में इसकी स्थिति क्या है? 6 अगस्त 2019 से ये निरस्त हो चुका है, मतलब अब लागू नहीं है। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। और अगर किसी को ये लग रहा है कि आर्टिकल 370 के साथ ही ये स्पेशल प्रोविजंस की कहानी खत्म हो गई, तो असल में कहानी तो अब शुरू हो रही है, और ये वाकई काफ़ी चौंकाने वाली है। क्योंकि 370 के ठीक बाद एक और आर्टिकल आता है, आर्टिकल 371। और मज़े की बात यह है कि ये कोई एक अकेला प्रावधान नहीं है। नहीं, ये तो कह सकते हैं प्रावधानों की एक पूरी फैमिली है जिसके कई हिस्से हैं। अब जरा इस लिस्ट पर गौर कीजिए, क्योंकि यही इस पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। आर्टिकल 371, इसकी शुरुआत होती है महाराष्ट्र और गुजरात से, ठीक है। लेकिन फिर देखिए, 371A नागालैंड के लिए, बी असम के लिए, सी मणिपुर के लिए, मतलब नॉर्थ ईस्ट के लिए तो एक पूरा का पूरा क्लस्टर है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। नीचे साउथ में आए तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, फिर एकदम से सिक्किम के लिए 371F, और फिर वापस नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, अरे गोवा और कर्नाटका तक इस लिस्ट में शामिल हैं। ये लिस्ट शायद हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी सोची भी नहीं होगी कि इतनी लंबी हो सकती है। तो अगर इन सबको एक साथ मिला दें तो टोटल नंबर क्या बनता है? 12। जी हां, पूरे 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जिनके लिए ये खास प्रावधान है। ये उस सिर्फ एक राज्य वाली सोच से तो बहुत बहुत अलग है ना? तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? ये पूरी जानकारी हमारे संविधान के बारे में क्या बताती है? चलिए अब इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये स्पेशल प्रोविजंस कोई एक्सेप्शन या अपवाद नहीं है, बल्कि ये हमारे संविधान का एक फीचर है, एक हिस्सा है जो उसी भाग 21 में मौजूद है। असल में ये एक सोचा समझा संवैधानिक टूल है, एक तरीका है जिससे अलग अलग इलाकों की अपनी खास सामाजिक, सांस्कृतिक या आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। एक तरह से ये संविधान का कहने का तरीका है कि भाई इंडिया बहुत बड़ा और डाइवर्स है और हमारे कानूनों में ये सच्चाई दिखनी चाहिए। और यही बात हमें इस एक लाइन पे लाके खड़ा करती है, विविधता को स्वीकार करते हुए बनाई गई एकता की रूपरेखा। मतलब मकसद सबको एक जैसा बनाना नहीं है, बल्कि हर हिस्से की अपनी पहचान का सम्मान करके एक और भी मजबूत देश बनाना है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे लिए है कि एक देश जो लगातार बदल रहा है, बढ़ रहा है, उसमें हमारे संविधान का ये लचीलापन, ये अलग अलग पहचान को साथ लेकर चलने की काबिलियत भारत के भविष्य के लिए असल में क्या मायने रखती है? सोचने वाली बात है।